नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी जारी है। आजमगढ़ में 9 जून की सांझ तक कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 122 हो गई है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए के मिश्रा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की जांच हेतु भेजे गए सैंपल में 10 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति सिंहपुर सरैया, एक व्यक्ति मेहनगर, एक व्यक्ति जाफरपुर बिलैसा, एक व्यक्ति कासिमगंज बिलरियागंज, 2 व्यक्ति बिलरियागंज रोड महाराजगंज, 3 व्यक्ति बिलार मऊ कंजहा फूलपुर के रहने वाले हैं। सीएमओ ने बताया कि संबंधित तहसीलों से रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। सीएमओ ने बताया अब तक कुल 337 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 122 एक्टिव केस हैं, 206 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं तथा 9 मरीज की मृत्यु हो चुकी है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने इस माह भारतीय खाद्य निगम डिपो में पंजाब एवं हरियाणा से आ रही खाद्यान्न की रेल रैक के रोके जाने के संबंध में आयुक्त खाद्य एवं रसद विभाग को पत्र लिखा है, क्योंकि इस माह रैक आ गई तो अन्य खाद्यान्न उठान का कार्य बाधित हो जाएगा। जिलाधिकारी ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा से 8 खाद्यान्न की रैक आना प्रस्तावित है। इस रैक के आने पर भारतीय खाद्य निगम डिपो में लगभग 2 दिन खाद्यान्न की लोडिंग एवं कस्टम चावल उतार का कार्य बाधित हो जाएगा, जबकि पीसीएफ क्रय एजेंसी और खाद्य विभाग का कुल 4,389.0 टन कस्टम चावल की डिलीवरी शेष है। भंडारण की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। साथ ही नियमित खाद्यान्न एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का कुल लगभग 34 टन खाद्यान्न का उठान जुलाई में करना है। अभी भी भारतीय खाद्य निगम डिपो के पास 25,997.80 टन गेहूं एवं 13,545.64 टन चावल का स्टॉक उपलब्ध है। इसलिए खाद्यान्न की रैक को अगले माह अगस्त में किए जाने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। आजमगढ़ के जिलाधिकारी राजेश कुमार ने कहा है कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डीएम राजेश कुमार बुधवार की देर रात्रि कलेक्ट्रेट सभागार में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत बीते 24 जून से अब तक किए गए जमीन के बैनामे के संबंध में बैठक को संबोधित कर रहे थे। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत जमीन का बैनामा कराए जाने हेतु आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति अत्यंत खराब पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई और सभी एसडीएम, तहसीलदार एवं संबंधित लेखपालों को निर्देश दिया कि गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत जमीन बैनामा हेतु आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष जल्द से जल्द जमीनों का बैनामा सुनिश्चित करें। इसके साथ ही उन्होंने सभी लेखपालों के द्वारा गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत जमीन को बैनामा करने में आने वाली समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए, ताकि बैनामे की कार्यवाही शीघ्र पूरी हो। इसी के साथ उन्होंने सभी लेखपालों को यह भी निर्देश दिया कि जो कृषक जमीन के बैनामा कराने की सहमति दे दिए हैं, उन कृषकों के जमीन का बैनामा तुरंत कराया जाए। आजमगढ़ पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्मित करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चल रहा है। बुधवार को कंदरापुर थाना क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर में शराब बनाने के कारोबार का पर्दाफाश हुआ, तो गुरुवार को सिधारी थाने की पुलिस को मिली सफलता का खुलासा आजमगढ़ के एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने किया। सिधारी थाने के पुलिस को उस समय एक सफलता मिली जब पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। इस दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध अपमिश्रित शराब, पैकिंग मशीन, पाउच एवं अवैध असलहे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों आरोपियों अंकित कुमार व धर्मेंद्र यादव को पुलिस ने खरिहानी इटौरा रोड पर ग्राम बिलहथा स्थित सैयद बाबा मजार के पास हो रही सघन चेकिंग के दौरान संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद पता चला यह दोनों व्यक्ति अंकित कुमार, जो ग्राम हाफिजपुर थाना मोहम्मदाबाद जनपद मऊ, एवं धर्मेंद्र यादव ग्राम खुशामतपुर थाना मोहम्मदाबाद मऊ के निवासी हैं। उनकी संदिग्ध स्कॉर्पियो से 100 लीटर अवैध अपमिश्रित शराब की पैकिंग मशीन, पैकिंग पाउच तथा 1 अदद देसी तमंचा व 1 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। इसमें धर्मेंद्र यादव के पास से तमंचा मिला है। यह पूर्व में लूट के मुकदमे में जेल जा चुका है और इसका आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने का एक गिरोह जो अपराध को ही अपना जीवन यापन का जरिया बना चुका है।
गिरफ्तारी के बाद सम्यक धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर उन्हें जेल भेजा गया। आज जो शराब बरामद हुई सर क्या? देखिए, आज सिधारी थाने में 2 ऐसे लड़के गिरफ्तार किए गए हैं जो अवैध शराब बनाते थे। ये अवैध शराब जो है मेथाइल अल्कोहल से बनाते थे। बाकायदे मशीन रखे हुए हैं और जो रैपर्स रखे हुए हैं, जो पैकेजिंग मशीन है इनके पास, और वो पाउच मार्केट से ख़रीद करके जिस पे बार कोडेड पाउच है उसको ये ले जा कर के बेचते थे मार्केट में। तो इस तरह से ये पूरा रैकेट ऑपरेट करते थे। इनके पास कट्टा भी था। ये क्रिमिनल टाइप के लड़के हैं जो पहले जेल भी जा चुके हैं। सर कितने दिनों से ये काफ़ी दिनों से चल रहे थे। इस पे मैंने एसओजी लगाए थे, एसओजी ने काम किया, इनको गिरफ्तार किया। अब हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि मेथाइल अल्कोहल इनको सप्लाई कौन करता था। ये स्कॉर्पियो गाड़ी अगर इनके अवैध कमाई से ही खरीदी गई है तो उस पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा कायम कराया। क्या सर ये सरकारी दुकानों पर भी इनकी सप्लाई थी क्या? अभी उसकी जांच चल रही है। इस बिंदु पे हम जांच कर रहे हैं कि क्या ये सप्लाई सरकारी दुकानों पे भी करती है। क्या बरामद हुआ सर? रैपर्स बरामद हुए हैं, जो रैप करने वाली पैकेजिंग मशीन बरामद हुई है। मेथाइल अल्कोहल बना हुआ शराब जो है करीब 100 लीटर के करीब बरामद हुआ है। एक स्कॉर्पियो गाड़ी इसमें बरामद हुई है। संरक्षण वगैरह भी था? अभी उस बिंदु पे जांच चल रही है। कितने का माल होगा सर लगभग? अभी 100 लीटर है। 100 लीटर का मार्केट की कीमत जो है। ठीक। अपने गृह जनपद आजमगढ़ पहुंचे वन एवं पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान ने कहा कि वृक्ष हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जो हमें प्राणवायु प्रदान करते हैं। इसलिए स्वच्छ पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण नितांत आवश्यक है। श्री चौहान आजमगढ़ के सर्किट हाउस परिसर में वृक्षारोपण के बाद संबोधन के दौरान ये बातें कहीं। उन्होंने परिसर में आम, हरश्रृंगार सहित 5 पौधों का पौधरोपण कर जिले में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करने का संदेश दिया। वृक्षारोपण के बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इसको संरक्षित किए जाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने आम जन से भी अपील किया कि पौधरोपण के साथ साथ उनकी देखरेख भी जरूरी है, क्योंकि मनुष्य को मिलने वाली ऑक्सीजन इन्हीं पेड़ों से प्राप्त होते हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण के जरिए ही वातावरण में बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सकता है। आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र के बाईपास बंधे पर ज्योति निकेतन स्कूल मोड़ के निकट बुधवार को साले द्वारा जीजा को गोली मारने के मामले में नया खुलासा हुआ है। पुलिस के पूछताछ के बाद जो जानकारी दी है वह चौंकाने वाली है। बुधवार को गोली जीजा को नहीं बल्कि साले ने जीजा के साथ मिलकर अपने भाई को गोली मारी थी। इस मामले का खुलासा करते हुए आजमगढ़ के एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि भाई का परिवार में रवैया ठीक नहीं था। वह प्रतिदिन शराब के नशे में घर में लड़ाई झगड़ा करता था। वाहन में भी इसी मसले को लेकर कहासुनी हुई। साले और जीजा ने मिलकर उसे गोली मार दी। जीजा जौनपुर जिले का रहने वाला है, जबकि साला गोरखपुर जिले के सिकरीगंज का निवासी है। फिलहाल घायल भाई की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस ने इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 तमंचा और 2 कारतूस बरामद किया है और उन्हें जेल भेज दिया है। जो आज ये अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, इसने अपने भाई को गोली मारा था अपने साले के साथ मिल करके। इसका ये कहना है कि भाई इतना दारू पीते थे, इतना बदतमीजी करते थे, पूरे घर वाले परेशान थे, इसलिए हम लोगों ने इनको गोली मारा। वो जिसको गोली मारा है इसका बड़ा भाई खतरे से बाहर है, उसका इलाज चल रहा है और इसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। जिस असला से मारा बरामद? हाँ, असला वगैरह सब बरामद हो। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के दीदारगंज थाना क्षेत्र के एक मामले को लेकर समाजवादी पार्टी आजमगढ़ इकाई का प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को आजमगढ़ के एसपी से मिला और उन्हें पुलिस पर ग्रामीणों के उत्पीड़न का आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि आजमगढ़ के दीदारगंज थाना क्षेत्र के राजापुर गांव में पुलिस की तरफ से कुछ ग्रामीण का आए दिन उत्पीड़न हो रहा है। इसमें पुलिस कुछ लोगों के घर में पहुंचकर तोड़फोड़ की है और गांव के प्रधान सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। सपा नेताओं ने कहा कि मौजूदा समय में पुलिस और जनता के बीच जो मधुर संबंध होना चाहिए वह समाप्त हो गया है। मीडिया से बातचीत में सपा नेता हवलदार यादव ने कहा कि इस घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए।
समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल द्वारा शिकायत पत्र सौंपने के बाद आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने कहा कि ग्रामीणों द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। फिर भी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के नेतृत्व में एक जांच टीम का गठन किया गया है जो जांच कर अपना रिपोर्ट देगी। लेकिन सूचना है कि ग्रामीणों ने एक जांच के संबंध में गांव गई पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला किया था। कोई भी व्यक्ति हो और कितना पावरफुल हो, लेकिन पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि ऐसी जानकारी मिलती है तो कानून की कठोरतम धाराओं में दोषियों के ऊपर कार्रवाई होगी। सर जी ज्ञापन आप लोग देने गए थे एसपी, क्या मामला था पूरा? ज्ञापन देने नहीं गए, हम एसपी से कहने गए थे कि आजमगढ़ की पुलिस जनता पे बर्बर अत्याचार कर रही है और अपराध हो रहे हैं, मुलजिम पकड़े नहीं जा रहे। एक मामूली सी घटना को लेकर के दीदारगंज थाने के अंतर्गत धोबीगंज बाजार में एक गरीब आदमी को, 75 वर्ष के बुजुर्ग आदमी को पुलिस मार रही थी। जनता ने वहाँ छुड़ाने का काम किया, प्रधान आया छुड़ाने, उसको भी मारने लगे। उसके कारण पूरा राजापुर गांव में पुलिस ने 4 तारीख को रात में, 5 तारीख को दिन में 2 बार जा कर के महिलाओं को, पुरुषों को, नाबालिग बच्चियों को पुरुष ने गोदों में उठा करके गाड़ियों में फेंका। यह इतनी बड़ी अराजकता पुलिस की, इतना बड़ा दमन पुलिस का किसी भी जिले में, किसी भी प्रदेश में नहीं हो रहा होगा। इस तरह के पूरे गांव में लोगों को जाके ताले तोड़ करके अंदर गेहूं चावल सब अलग कर दिया गया और वहां पर गहने सब उठा लिया है। जो बच्चियां थी उनको भी चालान किया, 9 महिलाओं का चालान हुआ है, 2 पुरुषों का, 9 महिलाओं का चालान हुआ है। पूरे गांव में, क्षेत्र में दहशत का वातावरण है। हम लोग कहने आए थे कि इस पे न्याय करिए, अन्यथा समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में प्रदर्शन और धरना को बाध्य होगी। इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की। सर, आज समाजवादी पार्टी ने ज्ञापन दिया जिसमें आरोप लगाया है कि वहाँ दीदारगंज थाना क्षेत्र में पुलिस का बहुत तांडव हुआ है और अंग्रेजों के जमानों से जब ज़्यादा अत्याचार किया गया। कुछ क्या मामला सर है इसमें? देखिए, 3-4 दिन पहले की बात है। हमारे 2 कांस्टेबल जांच करने के लिए गया थे। जांच के मध्य ही कुछ विवाद हुआ और गांव वालों ने उनको मारना शुरू कर दिया, हमारे कांस्टेबल को। तो थोड़ी बहुत चोट आई। उसी में मुकदमा हम लोगों ने कायम करके कुछ लोगों को गिरफ्तार करी, 10 से 11 लोगों को गिरफ्तार किया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ और लोग आ रहे थे जो मारने पीटने में थे, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों का ये आरोप है कि पुलिस ज्यादती कर रही है। मैंने एसपी आर्य को ये कहा है कि आप इसकी निष्पक्ष जांच कर लीजिए और निष्पक्ष जांच करने के बाद जो सही है वो करवाइए। पुलिस किस लिए गई थी? पुलिस जांच करने के लिए गए थे। हमारे बीट के कांस्टेबल हैं, वो जांच करने जाते हैं। हम लोग तमाम तरह के प्रकरण ऐसे रहते हैं जिनको हम लोग रिफ़र करते हैं, वो कांस्टेबल्स जा करके जांच करते हैं। सर, उनका कहना है कि भाजपा नेता से गाड़ी टकरा गई, उसी का लेन देन का विवाद था, उसी में नहीं, उनका ये कहना गलत है। उन लोगों का ये कहना गलत है। इसमें जो भी कार्रवाई हो रही है निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है और पुलिस के साथ अगर किसी ने बदतमीजी करने की कोशिश की है तो हम किसी भी सूरत में उसको बख्शने वाले नहीं हैं और कानून की जितनी भी कठोरतम धारा हो सकती है वो हम लगाएंगे, उनको बख्शेंगे नहीं। आजमगढ़ जिले की मेहनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरिए जनता के खातों से पैसे उड़ाने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि थाना मेहनगर के ग्राम पिथौरपुर निवासी अनमोल सिंह ने थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके खाते से अलग अलग तिथियों में 10-10 हज़ार रुपये करके 30 हज़ार रुपये निकाले गए हैं। यह निकासी आधार कार्ड के माध्यम से हुई थी। पुलिस को शक था कि यह किसी साइबर अपराधी ने ही इस कार्य को अंजाम दिया है। पुलिस ने संबंधित थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। जांच के बाद रौनापार थाने के भुसावल पोखरा निवासी सोनू पटेल, चंद्रशेखर पटेल, जियनपुर थाने के रसीदाबाद गांव निवासी जय हिंद यादव का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने गुरुवार को इन तीनों अपराधियों को देवईद बाजार से गिरफ्तार किया। आजमगढ़ के एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि यह गांव में जाकर सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों से आधार कार्ड की प्रति मांगते हैं और अंगूठे की छाप लेकर उसे एक क्लोन तैयार कर ग्राहक सेवा केंद्र के जरिए साँठ-गांठ करके पैसा निकालते हैं। शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दौरे पर निकली आजमगढ़ की संयुक्त शिक्षा निदेशक अनारपति वर्मा ने कई विद्यालयों का निरीक्षण किया, जहां श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज चंडेश्वर में शिक्षकों की संख्या कम मिलने पर कड़ी आपत्ति जताई।
वहीं श्री राम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज जहानागंज में शिक्षकों की 100% संख्या उपस्थिति पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का विद्यालय पर आना जरूरी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था भले ही बंद हो, लेकिन छात्रों अभिभावकों की विद्यालय से निरंतर संवाद जरूरी है ताकि सभी छात्र विद्यालय के संपर्क में बने रहें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्रों का व्हाट्सएप नंबर सूचीबद्ध किए जाएं और उसके अनुरूप डाटा तैयार करके हर हाल में 12 जुलाई तक जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय पर उपलब्ध करा दिया जाए ताकि सुचारू रूप से ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था को कायम किया जा सके और उसका लाभ छात्रों को मिल सके। इस कार्य को सफल बनाने के लिए सबको मिलजुल कर कार्य करना होगा। अनारपति वर्मा ने कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते बाधित शिक्षण व्यवस्था को दुरुस्त करने के उद्देश्य से यह दौरा किया। शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने की कड़ी में संयुक्त शिक्षा निदेशक माननीय अनारपति वर्मा ने शुक्रवार को जनपद के विभिन्न विद्यालयों का सघन दौरा किया और अध्यापकों को निर्देशित किया कि वे विद्यालय आने के बाद बैठे न रहें बल्कि छात्र हित में काम करें और विद्यालय में जो पुराने छात्र हैं उनका भी डाटा तैयार करें और नए छात्रों का भी डाटा तैयार करें। यदि विद्यालय पर प्रवेश के लिए छात्र नहीं आ रहे हैं तो अध्यापक गांव में जाकर के छात्रों के अभिभावकों से संपर्क करें, उन्हें प्रेरित करें कि वो विद्यालय आवें, प्रवेश करावें। प्रवेश लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि छात्र का आधार कार्ड, उसका एंड्रॉयड मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, या अगर किसी छात्र के पास मोबाइल नहीं है तो उनसे ये पूछें कि उनके घर पर टीवी है या नहीं है, और अगर टीवी है तो कौन सा डिश है। सरकार की तरफ से दूरदर्शन पर भी ऑनलाइन शिक्षण व्यवस्था लागू की गई है। हमें आपको सबको मिल करके पूरी यह कोशिश करनी है कि छात्र उससे लाभान्वित हों। जो शिक्षण व्यवस्थाएं चल रही हैं, सरकार तमाम इंतजाम कर रही है, उसे जन जन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी आपकी है और सभी लोग मिलकर के छात्रों का डाटा हर हाल में 12 तारीख तक जिला विद्यालय निरीक्षक ऑफिस तक जमा करें। इसके बाद उन्होंने अध्यापकों की उपस्थिति का रजिस्टर मांगा। श्री राम राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में जांच करने पहुंची तो सभी अध्यापक एक स्थान पर बैठे मिले। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्होंने देखा। प्रसन्नता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी लोग उपस्थित हैं और ये बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप लोग बैठे न रहें। विद्यालय पर आने के बाद आप अपने स्तर से रणनीति बना करके क्षेत्र के गांव में जाएं और छात्रों से संपर्क करें, उनके अभिभावकों से संपर्क करें, छात्रों को प्रेरित करें कि उनकी पढ़ाई बाधित न हो। उन्होंने उपस्थिति रजिस्टर चेक किया, उसमें 100% अध्यापक और कर्मचारी उपस्थित पाए गए। इसके लिए उन्होंने विद्यालय को साधुवाद दिया और कहा कि आप लोगों के परिश्रम से ही छात्रों का भला होगा, इसलिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आप लोग निष्ठापूर्वक करें। धन्यवाद। आजमगढ़ पुलिस को गुरुवार को एक बड़ी कामयाबी मिली जब 4 साल से अपनी ही पत्नी की हत्या कर फरार चल रहे 25,000 का इनामी आरोपी गुड्डू चौहान को गिरफ्तार कर लिया। यह सफलता आजमगढ़ के मुबारकपुर पुलिस को मिली है। आपको बता दें कि गुड्डू चौहान मुबारकपुर थाना क्षेत्र के पिछली गांव का निवासी है। उसके ऊपर अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप है। पुलिस के दबाव के चलते वह पिछले 4 साल से वेश बदलकर जिले के बाहर फरार चल रहा था। वह ट्रक पर खलासी का भी काम कर रहा था। पुलिस ने उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा था। पुलिस ने उसकी संपत्ति तक को कुर्क कर दिया। पुलिस ने आज एक मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ के एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने पुलिस टीम को पुरस्कार देने की घोषणा की है। थाने में एक ऐसे अपराधी को हम लोगों ने पकड़ा है जो अपनी पत्नी की 4 साल पहले हत्या कर दिया था और 4 साल से फरार चल रहा था। उसके घर की कुर्की भी हो गई थी, लेकिन वो छद्म वेश बदल के फरार रहता था। उसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया था। उसमें मैं आते ही 25,000 रुपये का इनाम कर दिया था। उसके बाद आज वो गिरफ्तार हो गया। कैसा फरार करा सर? ये 4 साल तक लगातार फरार। कहाँ से बरामद हुआ सर? उसको मुबारकपुर थाना क्षेत्र में ही गिरफ्तार किया गया।